हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र मुंडेल आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे देव जी के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? तो आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, सीईटी, रीट, पटवारी हो गया। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे देव जी के क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे क्लास को शेयर कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी से लाइक कर दीजिए इसको और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए हमारी क्लास को। तो हमारी आज क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन पढ़ लेते हैं। सिर्फ अपने गोल पर फोकस कीजिए, किसी और चीज पर नहीं। केवल अपने गोल को फोकस कीजिए, किसी और चीज में बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। तो हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला? हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रारंभिक मध्यकाल। क्या रहने वाला? प्रारंभिक मध्यकाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। क्या लेंगे? प्रारंभिक मध्यकाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ चुके हैं और फुल डिटेल एक्सप्लेन के साथ बताएंगे। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यू क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो हमारा रहने वाला है प्रारंभिक मध्यकाल की समय अवधि क्या मानी जाती है? जो प्रारंभिक मध्यकाल है उसकी समय अवधि क्या मानी जाती है? 300 से 600 ईस्वी पूर्व या 600 से 12 ईस्वी पूर्व, 1200 से 1500 ईस्वी पूर्व या 1500 से 1700 ईस्वी पूर्व? क्या हमारा सही रहने वाला? जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपका यहाँ आंसर कौन सा सही रहने वाला। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों क्या रहने वाला है। जल्दी से बताइए क्या रहने वाला है। बताइए बताइए क्या हमारा आंसर सही रहने वाला है? तो हमारा क्या रहने वाला है? यहाँ पे आपका आंसर बी सही रहने वाला है। क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। 600 से 12 ईस्वी पूर्व। क्या हो जाएगा? 600 से 12 ईस्वी पूर्व। गुप्त साम्राज्य के पतन 6वीं सदी के बाद भारत में अनेक क्षेत्रीय शक्तियां उभरी। इसी काल में सामंतवाद, भूमिदान प्रथा और क्षेत्रीय राजवंशों का विकास हुआ। इसीलिए 600 ईस्वी एंड 12 ईस्वी पूर्व प्रारंभिक मध्यकाल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? 600 से 12 ईस्वी पूर्व के प्रारंभिक मध्यकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक मध्यकाल कहा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? जो हर्षवर्धन है वह किस वंश से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, वर्धन या पाल? कौन से वंश से संबंधित है हर्षवर्धन? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए क्या आंसर रहने वाला है। जल्दी से बताइए क्या हमारा आंसर यहाँ पे सही रहने वाला है। जल्दी से बताइए क्या रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में भर दीजिए दोस्तों क्या रहने वाला हमारा यहाँ पे आंसर सही। तो हमारा यहाँ पे क्या रहने वाला है? वर्धन। क्या हो जाएगा? वर्धन। हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था। जो हर्षवर्धन है वर्धन वंश का शासक था। उन्हें उत्तर भारत में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और उसकी उसकी राजधानी क्या बनाई? कन्नौज। क्या थी उसकी राजधानी? कन्नौज थी। और समय उसी समय एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र था। जो कन्नौज है वह उसी समय की मतलब प्रमुख राजनीतिक केंद्र भी था। क्या था? प्रमुख राजनीतिक केंद्र भी था। क्या था? कन्नौज है जो प्रमुख राजनीतिक केंद्र भी था उस समय का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हर्षवर्धन का शासनकाल क्या था? जो हर्षवर्धन है उसका शासनकाल क्या था? कब तक मतलब चला उसका शासनकाल? कितने समय से कितने समय तक चला? 606 ईस्वी से 647, 650 से 600 मतलब 650 से 700, 590 से 620 ईस्वी या 700 से 750 ईस्वी तक कब तक चला उसका शासनकाल? जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर हमारा सही रहने वाला है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए क्या रहने वाला है हमारा यहाँ पे सही। तो हमारा यहाँ पे क्या रहने वाला है? आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। 606 से 647 ईस्वी। क्या? 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद शासक बना। जो हर्षवर्धन है ना वो 606 ईस्वी में बना। कब बना? 606 ईस्वी में उसने संभाला था और उसके बड़े भाई की मृत्यु के बाद
वह लगभग 47 वर्ष तक शासन किया उसने, मतलब लगभग 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। 41 वर्षों तक उसने शासन किया था। अपने काल में सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। उसने अपने शासन काल में क्या किया था? सबसे महत्वपूर्ण है, उसने अपने शासन काल में सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। किसको दिया? सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियों को उसने बढ़ावा दिया, हर्षवर्धन ने। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की जीवनी हर चरित्र किस किसने लिखी? हर्षवर्धन की जीवनी क्या है? हर चरित्र है, उसको किसने लिखा? कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष या भास? किसने लिखा था? तो इसका आंसर क्या सही रहने वाला है? जल्दी से बताइए क्या सही रहने वाला है आपका आंसर यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? आपका बी आंसर सही हो जाएगा, बाणभट्ट। जो बाणभट्ट है हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। उसने क्या लिखी? उसकी जीवनी लिखी थी। क्या लिखी थी? उसकी जीवनी, हर्ष चरित्र। क्या लिखी? हर्ष चरित्र। हम हर्ष चरित्र, हर्ष के शासन प्रशासन और साम्राज्य की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती। यदि हमें हर्षवर्धन की जो पूरी जीवनी पढ़नी है, उसका शासनकाल पढ़ना है, प्रशासन है, साम्राज्य की महत्वपूर्ण जानकारी लेनी है, तो हम कहाँ से ले सकते हैं? हर्षचरित्र से। कहाँ से? हर्षचरित्र से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला? चीनी यात्री हवनसांग भारत कब आया? जो चीनी यात्री है ना हवनसांग, वो भारत कब आया? मौर्य काल में आया था, या हर्षवर्धन का काल था, या गुप्त काल, या मुगल काल? किस काल में आया था वो यहाँ पे भारत में? जल्दी से बताइए, यहाँ आपका आंसर कौन सा सही रहने वाला है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आपका यहाँ पे क्या आंसर सही रहने वाला है? तो आपका यहाँ रह जाएगा हर्षवर्धन काल। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन काल। हवन सांगा 7वीं शताब्दी में भारत में आया था। जो हवन सांगा है ना चीनी यात्री, वो 7वीं शताब्दी में भारत में आया था। और नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ली उसने। क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय में उसने शिक्षा ली। भारत की सामाजिक धार्मिक स्थिति को विस्तृत वर्णन किया उसने। भारत की सामाजिक धार्मिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया था। क्या किया था? विस्तृत वर्णन किया था। विस्तृत वर्णन किया। तो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन ने, या कुमार गुप्त प्रथम, अशोक, या समुद्रगुप्त ने? किसने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आपका यहाँ पे कौन सा आंसर सही रहने वाला? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए क्या रहने वाला आपका आंसर सही यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या सही रहने वाला है? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त प्रथम हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापना किसने की? तो आपको बताना है, कुमार गुप्त। किसने? कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। प्रथम ने की थी। प्रारंभिक मध्यकाल में यह बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना गया था। जो प्रारंभिक मध्यकाल है ना, उसमें ये बौद्ध शिक्षा है ना, उसका प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? तो उसका हो जाएगा यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकाल की भूमि दान अग्रहार का उद्देश्य क्या था? जो प्रारंभिक मध्यकाल है ना, उसमें भूमि दान अग्रहार का उद्देश्य क्या था? कर बनाना, व्यापार बनाना, या ब्राह्मणों ब्राह्मणों व मठों की सहायता, या सेना मजबूत करना? क्या था उसका मतलब उद्देश्य क्या था? प्रारंभिक मध्यकाल में भूमि दान का क्या उद्देश्य था उसका? कर बढ़ाना था, ये व्यापार बढ़ाना, ब्राह्मणों व मठों की सहायता, या सेना को मजबूत करना? क्या आंसर सही रह जाएगा इसका? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही रहने वाला है? तो कौन सा रहने वाला हमारा यहाँ पे सही? तो हमारा क्या आंसर सही रहने वाला है? आपका उत्तर ब्राह्मणों व मठों की सहायता। क्या था उसका मेन उद्देश्य? था ब्राह्मणों व मठों की सहायता। क्या? ब्राह्मणों मठों की सहायता। इसी काल में राजाओं द्वारा ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं की
भूमि दान की जाती थी। जो इसी समय मतलब राजा है ना, उनके द्वारा ब्राह्मणों को धार्मिक संस्थाओं को भूमि दान की जाती थी। इससे इससे सामंतवाद को बढ़ावा मिला और केंद्र की शक्ति कमजोर हुई। इससे क्या मिला? सामंतवाद को बढ़ावा मिला और केंद्र की शक्ति इससे कमजोर हुई थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमारी इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अपने इस देव जी के क्लास है को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। दबा के लाइक कर दीजिए दोस्तों। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है यहाँ पे, पाल वंश की संस्थापक कौन था? जो पाल वंश है ना, उसका संस्थापक कौन था? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या महिपाल? कौन था पाल वंश का संस्थापक? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, क्या रहने वाला है यहाँ पे हमारा सही। तो हमारा यहाँ पे क्या सही रहने वाला है? गोपाल। क्या हो जाएगा? गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने की थी। और हमारे ये वंश है जो बंगाल और बिहार क्षेत्र में शक्तिशाली रहा है। बौद्ध धर्म का संरक्षण किया इसने, बौद्ध धर्म का भी संरक्षण किया इस वंश ने। किसका? बौद्ध धर्म का भी संरक्षण किया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश की राजधानी क्या है? जो प्रतिहार वंश है ना, उसकी राजधानी क्या है? उज्जैन, कन्नौज, दिल्ली या अजमेर? क्या रहने वाला है? तो परिहार वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी? तो उज्जैन थी, कन्नौज या दिल्ली, अजमेर? क्या आंसर सही रहने वाला? जल्दी से हमारे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए दोस्तों, जल्दी से। तो हमारा क्या सही रहने वाला है यहाँ पे? तो हमारा आपका आंसर बी सही रहने वाला है, कन्नौज। क्या हो जाएगा? कन्नौज है जो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही रहने वाला है। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, उसकी राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। कन्नौज है जो त्रिपक्षीय संघर्ष केंद्र था। जो कन्नौज है ना, वो त्रिपक्षीय संघर्ष केंद्र भी था। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? त्रिपक्षीय संघर्ष किन राजवंशों के बीच हुआ? जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ना, वो किस राजवंशों के बीच हुआ? पाल, चोल या चालुक्य या पाल, प्रतिहार या राष्ट्रकूट या गुप्त, पाल, चोल या चालुक्य, पल्लव या चोल? किसके बीच हुआ था? जल्दी से इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों, क्या सही रहने वाला है यहाँ पे हमारा आंसर। तो हमारा तो हमारा यहाँ पे क्या रहने वाला है? पाल प्रति क्या रहने वाला है? पाल, पर्तिया, राष्ट्रकूट। क्या रहने वाला है? पाल, पर्तिया, राष्ट्रकूट। आपका आंसर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। पाल, पर्तिया, राष्ट्रकूट। ये संघर्ष है, जो ये संघर्ष है ना, ये कन्नौज का सॉरी, कन्नौज पर अधिकार के के लिए हुआ। जो ये संघर्ष किया था ना इन्होंने, तो ये किसके लिए था? किसके लिए किया था? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। इस संघर्ष ने उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा भी दिया था। जो ये संघर्ष हुआ ना, इसने उत्तर भारत में राजनीतिक आर्थिक अस्थिरता को भी बढ़ावा दिया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला? राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट वंश की संस्थापक कौन था? जो राष्ट्रकूट है ना, उस वंश का संस्थापक कौन था? अमोघवर्ष, दुर्व या दंती दुर्ग या कृष्ण प्रथम? कौन था? जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या रहने वाला है इसका आंसर? तो हमारा सही, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या सही रहने वाला है। तो हमारा यहाँ पे क्या रहने वाला है? दंती दुर्ग। क्या रहने वाला? दंती दुर्ग। आपका आंसर बिल्कुल भी सही रहने वाला है। क्या रहने वाला है? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने चालुक्य को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। क्या की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट का शासक मुख्यतः दक्षिण भारत में था, लेकिन उन्होंने उत्तर भारत की राजनीतिक में भी हस्तक्षेप किया। क्या था? उत्तर भारत में उन्होंने राजनीतिक में भी हस्तक्षेप किया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? जो राष्ट्रकूट है ना, उसकी राजधानी क्या थी? बादामी, मानिकहेट या कोच्चि या तंजौर? क्या थी इसकी राजधानी? राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए दोस्तों, जल्दी से। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या सही रहने वाला है? दूसरा, सॉरी मान्य खेट। क्या रहने वाला है? मान्य खेट। आपका आंसर बी बिल्कुल सही रहने वाला है। मान्य खेट
कहड़ राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। यह प्रशासनिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नगर था। ये है ना, जो मानीकेट है वो प्रशासनिक सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण नगर था। क्या था? नगर था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है यहाँ पे? अमोघ अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित? जो अमोघ वर्ग है ना, वह किस वंश से संबंधित था? पाल, परतिया, राष्ट्रकूट या चोल? किससे संबंधित है अमोघ वर्ग? है जो किससे संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? तो क्या रहने वाला है हमारा आंसर सही? तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या सही रहने वाला? राष्ट्रकूट। क्या रहने वाला? राष्ट्रकूट है जो हमारा सी आंसर है, जो बिल्कुल सही रहने वाला है। अमोघ अमोघ वर्ष है राष्ट्रकूट वंश का प्रति प्रसिद्ध शासक था। जो अमोघ है ना, वह राष्ट्रकूट वंश का प्रसिद्ध शासक था। यह विद्या प्रेमी था और जैन धर्म अनुयायी भी माना जाता है। ये विद्या प्रेमी और जैन धर्म का अनुयायी भी माना जाता है। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? जो एलोरा के कैलाश मंदिर है ना, उसका निर्माण किसने करवाया था? दंती दुर्ग कृष्ण प्रथम या अमोघ वर्ष या ध्रुव ने? किसने करवाया था? जल्दी से इसका आंसर क्या रहने वाला है सही कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे क्या सही रहने वाला? बी आपका आंसर सही रहने वाला। कृष्ण प्रथम। क्या सही रहने वाला? कृष्ण प्रथम। एलोरा का कैलाश मंदिर एक अखंड शैलीकृत मंदिर है। क्या है? अखंड शैलीकृत मंदिर है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो स्थापत्य कला व अद्भुत उदाहरण है। क्या है? स्थापत्य कला और अद्भुत उदाहरण है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है प्रत्यार वंश का संस्थापक कौन था? जो प्रत्यार वंश है ना, उसका संस्थापक कौन था? नगर भट्ट प्रथम, मिहिर भोज, वत्साज या भोज? क्या रहने वाला है इसका आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे क्या सही रहने वाला है? नागभट्ट प्रथम। आपका आंसर है बिल्कुल सही रहने वाला है। नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रत्यार वंश की नींव रखी। किसने रखी? गुर्जर प्रत्यार वंश की नींव किसने रखी? नागभट्ट ने। किसने? नागभट्ट ने। इस वंश ने अरब आक्रमणों को उत्तर भारत में आगे बढ़ने से रोका। इस वंश ने क्या किया था? उत्तर भारत में जो अरब वंश ने आक्रमण किया था ना, उसे रोकने की कोशिश की। आगे बढ़ने में रोकने की कोशिश की थी। उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया था, कोशिश की थी इन्होंने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? मिहिर भोज किस वंश का प्रसिद्ध शासक है? जो मिहिर वंश है ना, सॉरी, मिहिर भोज किस वंश का प्रसिद्ध शासक है? तो किस वंश का है? तो पाल, राष्ट्रकूट, प्रत्यार या चोल? किसका रहने वाला? जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या सही रहने वाला हमारा यहाँ पे? तो हमारा यहाँ पे क्या सही रहने वाला है? प्रत्यार। आपका सी सही हो जाएगा, प्रत्यार। मिहिर भोज प्रत्यार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके शासनकाल में प्रत्यार साम्राज्य अपने चरम पर था। जो मिहिर भोज वंश है ना, उसका प्रत्यार वंश सबसे शक्तिशाली शासक था। और उसी के शासन काल में प्रत्यार साम्राज्य है ना, वह बहुत ही चरम पर था, बहुत ही शक्तिशाली और आगे बढ़ चुका था। उसके समय ही था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश के उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ? जो पाल वंश है ना, उसका उत्कर्ष किस शासक के समय था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल? के समय हुआ था? जल्दी से इसका आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, देवपाल। क्या हो जाएगा? देवपाल। देवपाल के समय पाल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। जो आपको पूछा जाए ना कि पाल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार कब हुआ, तो आपको क्या बताना है? किसके समय हुआ था? देवपाल के समय। किसके? देवपाल के समय। और उसने बंगाल के अलावा भी उत्तर भारत में भी प्रभाव बढ़ाया। उसने बंगाल में तो शासन किया था, पर उसके अलावा उत्तर भारत में भी प्रभाव बढ़ाया था अपना। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रारंभिक मध्यकाल में सामंत व्यवस्था का मुख्य कारण क्या था? जो प्रारंभिक मध्यकाल ना, उसमें सामंत व्यवस्था का मुख्य कारण क्या था? तो हमारा आंसर एक सॉरी एक ऑप्शन है हमारा
व्यापार का विकास, भूमिदान, विदेशी आक्रमण या कृषि उत्पाद में कमी, उत्पाद की कमी क्या रहने वाला है? इसका मुख्य कारण क्या रहने वाला है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए दोस्तों। इसमें हमें ज्यादा समय नहीं लेंगे इस क्लास के अंदर, हम जल्दी से हम आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला है इसका, वो जल्दी से जल्दी हम आपको कवर करवा देंगे दोस्तों। तो इसका आंसर सही क्या रहने वाला है? तो इसका क्या हो जाएगा? भूमिदान। आपका आंसर बी सही हो जाएगा, भूमिदान प्रथम प्रथा, सॉरी भूमिदान प्रथा। राजाओं द्वारा भूमिदान में सामंता शक्तिशाली हो गए। जब राजा उसमें उस समय भूमिदान करते थे ना, तो सामंता शक्तिशाली हो गए। जो सामंता है वह शक्तिशाली हो गए, राजाओं द्वारा भूमिदान से सामंता शक्तिशाली हो गए। इससे केंद्र कमजोर और स्थायी राज्य सॉरी स्थानीय शासक मजबूत हुए। इससे केंद्र तो कमजोर हो गया, लेकिन स्थायी शासक है वह मजबूत हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? राजा चोल, विजय विजाले या राजेंद्र चोल या आदित्य चोल, कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे क्या सही रहने वाला है? तो हमारा आंसर आपका बी बिल्कुल सही रहने वाला है। विजय पाल ने चोल वंश की संस्थापना की। विजय पाल ने चोल वंश की स्थापना की। बाद में राजाओं और राजेंद्र चोल ने इसकी शक्तिशाली बनाया, इसे शक्तिशाली बनाया। किसने बनाया शक्तिशाली? राजेंद्र चोल ने शक्तिशाली बनाया इस केंद्र को संस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चोल प्रशासन की सब प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? केंद्रीय शासन, सामंता व्यवस्था या स्थानीय शासन, स्वशासन या तानाशाही? क्या आंसर सही रहने वाला है इसका? जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर सही रहने वाला है? तो हमारा ये आंसर क्या सही रहने वाला है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन। जो स्थानीय स्वशासन था, चोल काल में ग्राम सभाएं बहुत शक्तिशाली थी और ये भारत में स्थानीय प्रशासन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। क्या माना जाता है? स्थानीय प्रशासन का सबसे सर्वश्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ है ना, उदाहरण माना जाता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणेय भूमिदान किसे दिया जाता है? जो ब्राह्मणेय है ना भूमिदान, वह किसे दिया जाता है? सैनिकों को, व्यापारियों को, ब्राह्मणों को या किसानों को? किसे भूमिदान दिया जाता है? तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? जल्दी से बताइए। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर सही? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्राह्मणों को। किसे? ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को ब्राह्मणों को दान में, ब्राह्मणों सॉरी ब्राह्मणेय दान में ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दी जाती है। इस धर्म के वर्ग को शक्ति बढ़ी। जो इस धार्मिक वर्ग है ना, धार्मिक वर्ग की शक्ति बढ़ी इससे। जो ब्राह्मणों को दान देता था ना भूमि, तो इससे धार्मिक वर्गों में शक्ति बढ़ी थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदाय भूमि दान किससे संबंधित था? मंदिरों, सैनिकों या किसानों, व्यापारों से? किससे संबंधित था? जल्दी से इसका आंसर क्या सही रहने वाला कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो यहाँ पे क्या सही रहने वाला जल्दी से बताइए दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे क्या सही रहने वाला? ऑप्शन है मंदिरों से। किससे? मंदिरों से। तो हमारा देवदाय भूमि मंदिरों की दी जाती भूमि है, जो मंदिरों को दी जाती थी। इससे मंदिरों की आर्थिक सामाजिक केंद्र बन गए। जो मंदिर है ना, उससे आर्थिक और सामाजिक केंद्र बन चुके थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकाल में व्यापार की स्थिति कैसी थी? जो प्रारंभिक मध्यकाल है ना, उसमें व्यापार की स्थिति कैसी थी? बहुत उन्नत, पूरी तरह समाप्त, सीमित और स्थायी या केवल विदेशी थी? कैसी थी? जल्दी से इसका आंसर क्या सही रहने वाला कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? सीमित। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सीमित और स्थायी। क्या सीमित और स्थायी सही हो जाएगा? इस काल में घट व्यापार घटा था और स्थायी बाजार तक ही सीमित हो गया। सिक्कों का प्रयोग भी बहुत कम हो गया। सिक्कों का प्रयोग भी बहुत कम हो चुका था।
तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, किसी चीनी यात्री ने हर्ष के बाद भारत की स्थिति का वर्णन किया। किसी चीनी यात्री ने हर्ष के बाद भारत की स्थिति का वर्णन किया था। किस चीनी ने? फयान फायान, हवन सांग, या इति सिंह, या मेगस्थनीज ने किसने की थी? जल्दी से इसका आंसर क्या रहने वाला? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए दोस्तों, जल्दी से। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर सही रहने वाला है? तो हमारा क्या रहने वाला है? इति सिंह ने जो जो इति सिंह है ना, ये आपका आंसर सी सही हो जाएगा। इति सिंह ने क्या किया था? जो हर्षवर्धन हर्ष हर्ष के बाद भारत की स्थिति का वर्णन किया था। हर्ष के बाद भारत की स्थिति का वर्णन किसने किया? इति सिंह ने। किसने? इति सिंह ने। इति सिंह ने बौद्ध धर्म और शिक्षा संस्थाओं का वर्णन किया। इति सिंह ने किसका वर्णन किया था? बौद्ध संस्थाओं, सॉरी, शिक्षा संस्थाओं और बौद्ध धर्म का। किसका? शिक्षा संस्थाओं और बौद्ध धर्म का। इसकी जानकारी प्रारंभिक मध्यकाल को समझने में सहायक होती है। यदि आपको प्रारंभिक मध्यकाल की जानकारी को समझना है तो ये, सॉरी, उसी जानकारी इसकी जानकारी प्रारंभिक मध्यकाल को समझने में सहायक होती है। जो प्रारंभिक मध्यकाल की जानकारी है ना, उसको समझने में सहायक होती है ये। तो हमारा आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन क्या है इस क्लास का? प्रारंभिक मध्यकाल का समाज किस पर आधारित है? जो प्रारंभिक मध्यकाल ना, उसका समाज है जो किस पर आधारित है? उद्योग, व्यापार, या कृषि और भूमि, या नगर? जल्दी से इसका आंसर क्या सही रहने वाला? कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। तो हमारा यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? तो हमारा यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि और भूमि। क्या हो जाएगा? कृषि और भूमि। आपका उत्तर सी सही हो जाएगा, कृषि और भूमि। इस काल की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। इस काल की अर्थव्यवस्था है ना, वह कृषि आधारित थी। भूमि दान और सामंता व्यवस्था समाज की मुख्य विशेषता बनी। जो है ना, इस काल में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी और भूमि दान और सामंत व्यवस्था समाज की मुख्य विशेषता बन गई। इस समय क्या बन गई? समाज की मुख्य विशेषता बन गई थी। तो आज की क्लास दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और हमारा इस देव जी के क्लासेस को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमें नेक्स्ट जब क्लास लाएंगे ना, तो आपको सूचना मिल जाएगी। कोई भी अपडेट देंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा। और हमारे इस क्लास को, सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से दोस्तों। इतना तो आप कर ही सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे देव जी के क्लासेस को। यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप चैनल है ना, उस पे आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।